गुड मॉर्निंग बेटा। आज 6 चैप्टर की शुरुआत कर रही हूँ बेटे, जो कि हमारा है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। यानी कि जिस लोकतंत्र के साथ अभी तक हम लोग चल रहे थे, उस लोकतंत्र को लेकर ऐसा क्या संकट उत्पन्न हुआ कि हमें खतरा लगने लगा कि अब भारत में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ जाएंगी। लोकतंत्र के अनुसार आचार व्यवहार नहीं चल रहा है। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ठीक था बेटा। इससे पीछे वाली वीडियो में भी हम लोगों ने ये किया था कि जो 1971 का इलेक्शन था वो इंदिरा गांधी जीत गई थी, और इंदिरा गांधी जिस इलेक्शन को जीती थी उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बन गई तो उसके कार्यकाल में ऐसा क्या क्या हुआ कि हमारा देश धीरे 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 करके आपातकाल की तरफ जाने लगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को समझने के लिए बेटा सबसे पहले हम लोग आपातकाल की एक पृष्ठभूमि तैयार करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हो गया था कि आपातकाल जैसी परिस्थितियां निर्मित हो गई। ठीक है, जिसमें शुरुआत होती है बेटा आपातकाल की पृष्ठभूमि में आर्थिक संदर्भ की। ठीक है, ये अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपातकाल ऐसी कौन सी परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां निर्मित हुई जिससे आपातकाल की स्थितियां भारत में पैदा होगी। हम लोगों ने बेटा 1971 में पढ़ा कि हमने बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध किया। पश्चिमी पाकिस्तान और भारत दोनों ही युद्ध में एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। ठीक है, भयंकर हालात बनने की आशंका पूरी थी। क्यों? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका भी साथ देने के लिए बंगाल की खाड़ी तक पहुंच चुका था। ठीक है, लेकिन भारत ने भी अपने पक्ष को सेफ रखा हुआ था। भारत ने अपने पक्ष को सेफ इस तरीके से रखा था कि उसने यूएसएसआर के साथ 20 वर्षीय मित्रता की संधि कर ली थी, जिसके तहत यूएसएसआर ने बिल्कुल भारत को आश्वासन दिया था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका युद्ध में शामिल हो जाता है तो भारत उसकी हेल्प करने के लिए आगे खड़ा होगा। ठीक है, तो बेटा जो भी कुछ था, युद्ध हुआ, ये बात अलग है कि ना अमेरिका वहां तक पहुंच पाया कि वो हेल्प कर सके। जब वो नहीं पहुंचा तो यूएसएसआर ने भी हेल्प नहीं की। तो भारत ने पाकिस्तान को पहले से ही दबा दिया, उसको फिनिश दी एंड कर दिया उसका। ठीक है, ये बात तो हुई एक साइड की, लेकिन बेटा इससे हमारे कुछ बड़े लंबे चौड़े प्रभाव देखने को मिले। वो ये कि इस युद्ध के बाद अमेरिका जो थोड़ी बहुत भारत की हेल्प करने लगा था, क्योंकि जो हरित क्रांति भारत में आई थी 1960 के आखिरी के सालों में, अगर आखिरी सालों का नाम लूँ तो मैं 1969 कहूँगी तो कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हरित क्रांति उसी की हेल्प की वजह से संभव हो पाई थी। हालांकि इसकी हमें काफ़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। रुपए की जो कीमत थी उसका अवमूल्यन हो गया था, रुपए का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवमूल्यन हो गया था। पहले जो रुपया $1 5 रुपए के बराबर था, अब वो 7 रुपए के बराबर हो गया था। ठीक है, चलो हम लोगों ने इतनी थोड़ी मार झेली, ठीक है, लेकिन हरित क्रांति आने से लगा कि अब भारत के हालात सुधर जाएंगे। लेकिन बेटा एक के बाद हालात इतने बुरे बनते चले गए कि वो हरित क्रांति भी आगे चली गई, भारत को उसका बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना फायदा नहीं मिला। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही है बेटा कि बांग्लादेश का जो संकट आ गया था, जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा था। क्योंकि बेटा पूर्वी पाकिस्तान की बाउंड्री को क्रॉस करके हमारे आपके असम में नीचे त्रिपुरा में और इधर कुछ पश्चिम बंगाल में, ठीक है, लेकिन ज्यादातर आए थे असम में। असम का मेन नाम आता है इसमें। तकरीबन 80 लाख शरणार्थी थे जो पूर्वी यूरोप की सीमा को लांघकर हमारे असम में बस गए और आज भी बसे हुए हैं। 80 लाख थोड़े नहीं होते। हमारी अर्थव्यवस्था पर कितना लंबा चौड़ा बोझ बढ़ गया था। ठीक है, आप लोगों ने दिल्ली में पढ़ा होगा, हंसना मत, नाम बड़ा बढ़िया है, मजनू टीला। जो मजनू टीला है ये वो स्थान है जहां पर इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश से आए हुए लोगों को बसा रखा है, जो आज भी है।
ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद बेटा अमेरिका ने हर तरह की सहायता देना बंद कर दिया। बहुत सारा पैसा था जो युद्ध में खर्च हो गया। और इसी वक्त अरब इजराइल का युद्ध हो गया 1973 में, यानी सन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जा रहा है। 1973 में अरब इजराइल का युद्ध हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल के दाम आसमान छूने लगे। अब भारत और तो कुछ तो मंगाता नहीं था, तेल मंगाया करता। वो तेल की कीमत बढ़ने से और ज्यादा बुरे हालात हमारे बन गए। अब इतना महंगा तेल भारत खरीदने के हालातों में नहीं था, ठीक है। और वो थोड़ा बहुत जो खरीद पाया वो बेटा हरित क्रांति की वजह से खरीद पाया, क्योंकि हम लोग काफी बड़ी मात्रा में चावल और गेहूं को अब एक्सपोर्ट करने लगे थे, निर्यात करने लगे थे। तो जो वहां से पैसा कमाया वो यहाँ खर्च हो गया, इसलिए हमें हरित क्रांति का बहुत बड़ा फायदा नहीं मिला, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा हम लोगों का कि जो लगातार कीमतें बढ़ती जा रही थी तेल की, उसकी वजह से देश के अंदर भी हालात बिल्कुल साफ देखने को मिलेंगे। महंगाई बढ़ने लगी। अब लोग इतने ज्यादा हैं नहीं धनवान, और महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। 73 में जो 23% बढ़ी, 74 में आकर वो 30% तक चली गई, ठीक। तो ऐसे में लगातार महंगाई बढ़ने लगी, जिससे लोग सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ आवाज उठाने लगे, ठीक है। इसके अलावा बेटा कर्मचारियों का वेतन रोक दिया। अब सरकार ने क्या सोच देखो उनकी, उन्होंने सोचा कि चलो सरकारी खर्चे को कम करते हैं। अब वो सरकारी खर्चे को कम करने के चक्कर में उन्होंने कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगा दी। एक छोटी सी बात है बेटा, एक व्यक्ति पूरा महीना रोज रोज काम पर जाता है सिर्फ इस सोच के साथ कि महीना जब खत्म होगा तो उसको वो पैसा मिलेगा, उस पैसे से वो अपने घर का खर्चा चलाएगा। लेकिन सरकार तो माशाल्लाह कर्मचारियों का वेतन रोक के बैठ गई। कर्मचारी कब तक काम करेंगे? और उन्होंने फिर काम करना बंद कर दिया। इसमें एक रेलवे हड़ताल आएगी बेटा आप लोगों के चैप्टर में ही, जो जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में हुई सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ ही, ठीक है। रीजन यही थे, जब लंबे लंबे समय तक वेतन नहीं मिलेगा, बोनस नहीं मिलेगा, तो भाई आंदोलन ही होंगे, हार तो पहनाई जाएंगे नहीं सरकार को। ओके, मानसून है सफल रह गया। वही कहते हैं कंगाली में आटा गीला, सुना होगा मुहावरा। जब एक मुसीबत आती है तो उसके साथ और सारी बहुत सारी आ जाती है। ठीक वैसे ही मानसून भी कहता है बस भारत के हालात खराब है, चल मैं भी नहीं आ रहा, ठीक है। यानी कि मानसून है सफल हो गया, टाइम पे बारिश हुई नहीं, जितनी भी हमारी फसलें थी वो खराब होगी, ठीक है। यानी हमारा जो खाद्यान्न उत्पादन का स्तर था वो तकरीबन 8% तक कम हो गया। अब लोग फिर बुरे हालातों में पहुंचने के लिए रेडी हो गए। इसके बाद बेटा बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ रही थी, क्योंकि चीजें पैसे थे नहीं, इंडस्ट्रियां बंद हो रही थी। आज आपके साथ क्या हो रहा है? आज भी यही हो रहा है। कोरोना काल में भी यही चल रहा है। जो नहीं लंबे चौड़े लेवल तक संघर्ष कर पाते वो जाके धीरे धीरे करके घर पे बैठने का काम चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त भी बेरोजगार है, वही हालात इस वक्त थी। तो ये आप लोगों के कुछ एक पॉइंट्स है बेटा कि ये आर्थिक हालात है कुछ जिन्होंने आपातकाल की तरफ हमें एक कदम आगे बढ़ा दिया था, ठीक है। इसके बाद गुजरात और बिहार आंदोलन आएगा बेटा। गुजरात और बिहार, गुजरात हुआ चाहे बिहार हुआ, दोनों में महत्वपूर्ण चीजें है। गुजरात आप लोगों का जिसमें मोरारजी देसाई यानी आंदोलन होगा बेटा, इसमें छात्र आंदोलन करेंगे क्योंकि उन्हें भी अपना भविष्य दिखाई देने लगा गर्त में, अंधकार में, कि ये क्या हो रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो हम तो खत्म ही हो जाएंगे, हमारा तो कोई फ्यूचर ही नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसे में छात्रों ने आंदोलन किया। जनवरी में हुआ गुजरात में, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना बेटा। जनवरी 1974 ये तो हुआ गुजरात में, और उसी के 1.5 महीने बाद, लेकिन सन आपको महीने के हिसाब से देखूं तो ये 2 महीने कवर कर जाता है। मार्च 1974 में हुआ बिहार में।
गुजरात में जो हुआ नेता थे मोरारजी देसाई, बिहार में जब ये हुआ तो नेता थे जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। ओके, अब इस क्रांति का होने का मेन रीजन क्यों था, क्यों ये छात्र इतने भड़के हुए थे? इसका कारण था महंगाई जो आए दिन बढ़ रही थी, खाद्यान्न का अभाव, यानी खाने पीने की जो अनाज था वो कम हो चुका था, सरकार मुहैया नहीं करवा पा रही थी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, यानी ये चार मेन मुद्दे ऐसे थे जो गुजरात आंदोलन कहो या बिहार आंदोलन कहो, दोनों आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। ठीक है, यही वो उद्देश्य थे आप लोगों के जिनको लेकर इन दोनों ही राज्यों में आंदोलन हुए थे। अब गुजरात में जब आंदोलन हुआ तो छात्रों ने अपना नेता मोरारजी देसाई को बना लिया। मोरारजी देसाई कांग्रेस ओ के ही नेता थे, ठीक है, वो कांग्रेस हो जो इंदिरा गांधी के खिलाफ हो चुकी थी, जिसमें सिंडिकेट के मेंबर्स थे। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा कि गुजरात में क्या हुआ था कि जब बच्चों ने, छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया, मोरारजी देसाई इनका समर्थन करने लगे, तो समर्थन करने के बाद हमारे जो अन्य विपक्षी पार्टियां थी वो भी सारी के सारी एक साथ हो गई, यानी बड़ी बड़ी पार्टियां भी इसके साथ जुड़ गई, एक बहुत बड़ा आंदोलन निर्मित हो गया। और इसी कारण गुजरात की सरकार को गिराकर वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। ठीक, राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद लोगों ने और ज्यादा प्रेशर डाला शुरू कर दिया आपके सेंट्रल गवर्नमेंट पर कि यहां पर इलेक्शन करवाए जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री तो खत्म हो गया था, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। और ऐसे में जब इलेक्शन करवाए गए तो उसमें मोरारजी देसाई बहुत बड़ी जीत हासिल कर यहाँ पर सरकार बनाने में कामयाब रही। ठीक है, और इसके बाद छात्रों की जो मांगे थी उन पर धीरे धीरे करके विचार किया गया, धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया गया उन्हें। इसके बाद आता है बेटा बिहार में जयप्रकाश नारायण, इसकी स्टोरी और ज्यादा बढ़िया है। इसकी स्टोरी और ज्यादा बढ़िया कैसे बेटा कि जो बिहार में जब छात्रों ने आंदोलन किया तो उन्होंने आंदोलन करते वक्त ये जयप्रकाश नारायण के पास तक गए जो कि समाजवादी नेता थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के पास गए। जयप्रकाश नारायण जो उस वक्त राजनीति से टट्टा बाय बाय कह चुके थे, लेकिन छात्रों ने बहुत रिक्वेस्ट की। इन्होंने कहा चल ठीक है, तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं तुम्हारा नेता बन जाऊंगा, लेकिन नेता बनने की भी मेरी शर्तें हैं। पहली शर्त, ये आंदोलन आपके बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, इसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई देनी चाहिए। दूसरी बात, किसी भी तरीके की हिंसा इसमें नहीं होनी चाहिए, मार काट किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए। छात्रों ने जेपी की दोनों मांगे मान ली और यहां पर शुरुआत हुई एक नए तरह के आंदोलन की जो छात्रों और जयप्रकाश के नारायण के नेतृत्व में शुरू हुआ। ठीक है, और इसी के साथ अब बिहार की सरकार पर प्रेशर बनाया तो बिहार की सरकार में बेटा उस वक्त कांग्रेस है, तो कांग्रेस इस्तीफा देने से मना करती है कि हम लोग ऐसा कर ही नहीं रहे, जो परिस्थितियां हैं देश की उसी हिसाब से ये चारों की चारों दिक्कतें आ रही है। तो वहां की सरकार ने जब इस्तीफा नहीं दिया तो जेपी ने कहा चलो दिल्ली, चलो दिल्ली रामलीला मैदान तक, अब वहां करेंगे, पूरा भारत इसके साथ जुड़ेगा, तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट इन्हीं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लाएंगे। ठीक है, और बेटा ये बिहार से चलकर दिल्ली के रामलीला मैदान तक पहुंचे, जहां पर इन्होंने बहुत बड़े स्तर पर इस आंदोलन का शुरुआत करी। अन्य विपक्षी पार्टियां भी साथ में मिल गई, यानी हालात ऐसे हो गए कि इंदिरा गांधी को लगने लगा कि बस भाई अब मेरी सीट गई, यानी सभी तो एक हो गए, जेपी हो गया, विपक्षी पार्टियों के सब हो गए, सब इंदिरा गांधी का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर इंदिरा गांधी के दिल में थोड़ी खटक बैठनी शुरू कि भाई बहुत गड़बड़िया हो रही है, मेरे हालात तो ऐसे बनाए जा रहे हैं कि बिल्कुल खत्म हो जाएंगी चीजें। ठीक है, और ऐसा हुआ भी, उसका डर गलत नहीं था, इसी डर ने ही आपातकाल लगवाने के लिए मजबूर किया इंदिरा गांधी को। ठीक है,
चलिए भाई, इसका नेक्स्ट इसमें एक आंदोलन और है बेटा, बॉक्स के अंदर है, जिसको कहते हैं नक्सलवादी आंदोलन, नक्सलवाड़ी आंदोलन, दोनों एक ही बोले जाते हैं। ठीक है, नक्सलवादी आंदोलन, ये नक्सलवाद है क्या? नक्सलवाद, नक्सली वो है बेटा जिनको अगर मैं देश के अंदर के आतंकवादी कह दूं तो कुछ गलत नहीं होगा। एक वो आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं, कश्मीर में गड़बड़ियां कर रहे हैं, सबको परेशान कर रहे हैं। नक्सलवादी वो है जो देश के अंदर ही हैं और सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए समय समय पर कुछ ऐसी ऐसी गतिविधियां करते रहते हैं जिससे हालात वैसे ही खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो बेटा ये नक्सलवादी आंदोलन था क्या? इसकी शुरुआत हुई बेटा 1967 में, किसान आंदोलन से हुई थी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में छोटे किसानों ने बड़े किसानों और जमींदारों के खिलाफ इस आंदोलन की शुरुआत करी, क्योंकि शोषण होगा तो बेटा सभी बोलेंगे। ठीक है, इसका साथ दे दिया CPIM ने, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादियों ने। ठीक है, और उन्होंने इस आंदोलन के जरिए क्या किया कि जो बड़े बड़े जमींदार लोग थे उनके घरों पर आक्रमण किए, यानी सभी लोगों ने मिलकर उन पर कुछ आक्रमण किया, उनके घर से सारे जमीन के कागजात लूट लिए, जो बंदी बनाकर रखे हुए थे वो उनको सबको खत्म कर दिया, सारे कागज जला दिए। ठीक है, इसके अलावा बेटा और थोड़ा सा आगे काम हुआ, जो थोड़े से आगे की तरफ चलते हुए मैं समझाती हूँ, रुकिएगा।